हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट टॉपिक को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट नोट्स। तो यदि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है दैट इज़ WHO। और WHO को कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वह टोटल वेलबीइंग होती है फिजिकल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में केवल फिजिकल वेलबीइंग को ही शामिल नहीं किया गया, इसके साथ में बिहेवियरल और सोशल वेलबीइंग को भी शामिल किया गया है। आगे हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी वह 1951 यानी कि 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिन प्रोग्राम्स को बाद में रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना गया। तो RCH की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। RCH को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए फीटस के सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। फीटस के सेक्स के डिटर्मिनेशन का एक मेथड है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस कैसे फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करता है? क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर। क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बेस पर एमनियोसेंटेसिस काम करता है और फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करता है। यदि हम बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि यूट्रस के अंदर में हमारे एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है उसको ही कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर एमनियोसेंटेसिस काम करता है और फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर सकता है। एमनियोसेंटेसिस इसके अलावा यदि फीटस के अंदर में कोई क्रोमोसोमल एब्रीवेशन है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे भी पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो परमिसेबल यूज है, AIPMT 2010 में पूछा गया था कि एमनियोसेंटेसिस का परमिसेबल यूज़ क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस का जो परमिसेबल यूज़ है वह जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करना है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए ही इसको परमिशन दी गई है। यदि हम बात करें सहेली के बारे में, तो सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है और सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और सहेली जो है वह एक सप्ताह में एक बार ली जाती है, वंस इन ए वीक पिल है और सहेली ईस्ट्रोजन से बनी होती है। तो सहेली जो है वह एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है और सहेली के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि हम बात करें बर्थ कंट्रोल के बारे में, तो देखो हमें पता है कि रिसेंट कुछ ईयर्स में हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुई है। तो हमें इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है और इनको ही बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स के नाम से जाना जाता है। और बर्थ कंट्रोलिंग मेथड पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बर्थ कंट्रोलिंग मेथड काफ़ी सारे होते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे NCERT के मुताबिक दैट इज़ नेचुरल मेथड। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड के ऊपर बात करेंगे। और नेचुरल मेथड में भी 3 पार्ट्स हैं। मतलब नेचुरल मेथड को आगे हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विदड्रॉल या कॉइटस इंटरप्ट्स और लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो यदि हम बात करें पीरियोडिक एब्सटिनेंस के बारे में, तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या करना पड़ता है? देखो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह 28 डेज़ की होती है और इस 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वां दिन जो होता है वह ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड माना जाता है। 14वां दिन जो होता है वह ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड है। तो यदि हम 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक कॉइटस को अवॉइड करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और इस मेथड को कहा जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड। तो देखो अवॉइड कॉइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 10 से 17वें दिन को ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड भी माना जाता है। तो ये पूरा पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। यदि हम बात करें विदड्रॉल या कॉइटस इंटरप्शन के बारे में,
तो विड्रॉल या कोइटस इंटरप्शन में क्या होता है कि देखो, मेल जो होता है उसका पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा कर के इंसेमिनेट करता है, यानी कि अपने सीमन को एजैकुलेट करता है। तो यदि एजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकाल लिया जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पेनिस को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकाला जा चुका है। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन में क्या होता है कि मेल विड्रॉ कर लेता है पेनिस को वेजाइना से एजैकुलेशन से पहले। और यदि हम बात करें लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वह एब्सेंट होती है लैक्टेशनल पीरियड के दौरान। और लैक्टेशनल पीरियड क्या होता है कि एक बार माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है, जब कोई लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद 6 मंथ तक का पीरियड जो होता है वह लैक्टेशनल पीरियड होता है, जिसमें वह माँ जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और जो ये 6 मंथ होते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी तो कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो होते हैं वो बड़े ही निल होते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया में। यदि हम बात करें कि लैक्टेशनल एमेनोरिया की जो इफेक्टिविटी है वह 6 मंथ तक ही होती है। नेचुरल मेथड जो होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन इनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फेलियर के चांसेस कैसे होते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें पीरियोडिक एब्सटिनेंस के फेलियर की, तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में देखो, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की और यदि हमारी एक फिक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस इफेक्टिव है। लेकिन कई फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है तो उनमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन मेथड का क्या ड्रॉबैक है कि जब भी मेल पेनिस जो है वह एजैकुलेट करता है तो एजैकुलेशन से पहले एक फ्लूइड का सीक्रेशन करता है, और इस फ्लूइड में काफ़ी सारे स्पर्म्स होते हैं और इन स्पर्म से भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन मेथड भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा नेचुरल मेथड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बैरियर्स के बारे में। तो बैरियर दूसरा मेथड है जिसकी सहायता से ओवम और स्पर्म को फिजिकल मीटिंग से रोका जा सकता है। तो ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। तो ओवम और स्पर्म को फिजिकल मीटिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है बैरियर्स की सहायता से। बैरियर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बैरियर्स होते हैं। यदि हम बात करें कॉन्डम्स के बारे में, तो मेल और फीमेल दोनों तरह के कॉन्डम्स होते हैं। जो कॉन्डम्स होते हैं वे रबर और लेटेक्स की सीट के बने होते हैं, और ये बेसिकली कोइटस से पहले पेनिस और वेजाइना को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि हम बात करें कि मेल्स के लिए सबसे पॉपुलर ब्रांड क्या है कॉन्डम की, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज़ निरोध। निरोध मेल्स के लिए सबसे पॉपुलर ब्रांड होती है कॉन्डम्स की। यदि हम बात करें कि कॉन्डम्स के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, तो कॉन्डम्स जो होते हैं वे डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब इन्हें ये रीयूजेबल नहीं होते, इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना होता है। इन्हें सेल्फ इंसर्ट किया जाता है जिससे कि यूजर की प्राइवेसी भी बनी रहती है, और ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। यदि हम बात करें डायफ्राम्स के बारे में, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स के बारे में, तो ये तीसरा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, या फिर बर्थ कंट्रोल का तीसरा मेथड है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व जो होते हैं ये भी रबर के बने होते हैं, और इन्हें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है सिर्विक्स को कवर करने के लिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक हिस्सा होता है जिसको सिर्विक्स कहा जाता है, और सिर्विक्स के बाद एक हिस्सा होता है जिसको वेजाइना कहा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सिर्विक्स वाले हिस्से को कवर करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का, जेलीज का और फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स उसे कहते हैं जो कि स्पर्म को ख़त्म करने का काम करती है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स का भी इनके साथ में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये जो होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स ये रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कॉन्डम्स जो होते हैं वे डिस्पोजेबल होते हैं। यदि हम बात करें फोर्थ बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बात करें, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में बात करें, तो दैट इज़ आईयूडी। आईयूडी को इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी कहा जाता है, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पर काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड बर्थ कंट्रोल का मेथड माना जाता है। आईयूडीज को एक्सपर्ट नर्सेस और डॉक्टर्स के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगाया जाता है, और इसे मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड भी कहा गया है बर्थ कंट्रोल का या फिर कॉन्ट्रासेप्शन का। आईयूडीज़ 3 तरह के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ होते हैं, इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होते हैं, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ होते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ में लिपर्स लूप है। यदि हम बात करेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ की, तो उसमें कॉपर टी
कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 है। और यदि हम हार्मोन रिलीजिंग आईओडी की बात करें तो उसमें प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, और इस पर काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि हम बात करें कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं उनमें कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है, तो कॉपर आयन जो होता है वह स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, तो इनहिबिट कर देता है फर्टिलाइजेशन को। तो जो आयोडीज होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, आयोडीज कैसे काम करते हैं, तो आयोडीज जो होते हैं वे इंक्रीज़ कर देते हैं फेगोसाइटोसिस स्पर्म की यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर में स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं आयोडीज। और जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में जो कॉपर आयन होता है वह सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। और यदि हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के बारे में बात करें तो वो यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को बहुत ही हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। मतलब सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं और यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। यदि हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक अगला मेथड है बर्थ कंट्रोल का। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और पिल्स के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें पिल्स की, तो पिल्स जो होते हैं वे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बने हो सकते हैं, या फिर केवल ईस्ट्रोजन के भी बने हो सकते हैं, या फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन के भी बने हो सकते हैं। पिल्स जो होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से 21वें दिन तक लिया जाता है। मतलब पहले दिन से स्टार्ट करके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से स्टार्ट करके 21वें दिन तक लगातार लिया जाता है, और फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है और फिर से वैसे ही लिया जाता है। यदि हम बात करें कि पिल्स कैसे काम करते हैं, तो पिल्स जो होते हैं ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, और इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री ना हो सके। आगे हम बात करेंगे इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स के बारे में। तो इम्प्लांट या इंजेक्टेबल बिल्कुल पिल्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि जैसे पिल्स प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या केवल प्रोजेस्टेरॉन या फिर केवल ईस्ट्रोजन की बनी होती है, ऐसे ही इंजेक्टेबल्स भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बने होते हैं। लेकिन पिल्स का इफेक्टिविटी पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट का बहुत ही हाई इफेक्टिविटी पीरियड होता है, और मोड ऑफ एक्शन पिल्स की तरह ही होता है। यदि हम बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, तो पिल्स और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में या फिर रेप केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें स्टेरिलाइजेशन मेथड या फिर सर्जिकल मेथड्स के बारे में, तो सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड है, जो मैंने अभी बताए ऊपर जितने भी मैंने 5 मेथड डिस्कस किए वो सारे रिवर्सिबल मेथड थे, लेकिन स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल मेथड होते हैं, इसलिए इनको परमानेंट मेथड भी कहा जाता है। यदि सर्जिकल मेथड में 2 तरह के मेथड को डिस्कस किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, और वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। यदि वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाए तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगी या नहीं होगी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी, लेकिन स्पर्म जो है वह सीमन के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया गया है। और यदि हम इन मेथड की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, तो ये परमानेंट मेथड होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और ये गैमीट के पाथवे को या स्पर्म के पाथवे को या ओवम के पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ओवम जो है वह ट्रैवल ना कर सके या स्पर्म ट्रैवल ना कर सके। और इनकी जो इफेक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है सर्जिकल मेथड्स की। यदि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के इल इफेक्ट के बारे में बात करें, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर के टॉपिक 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है एमटीपी। एमटीपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, या फिर इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 यानी कि 1971 में। एमटीपी हमें क्यों कराना चाहिए? क्योंकि एमटीपी कराना चाहिए ताकि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकें, जो कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर रेप केसेस में जो प्रेगनेंसी क्रिएट होती है उससे बचने के लिए ही हम एमटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमटीपी को इंडिया ने सबसे पहली बार लीगलाइज किया था। अब एमटीपी की कुछ शर्तें हैं कि एमटीपी को पहले ट्राइमेस्टर तक ही सेफ माना जाता है। पहला ट्राइमेस्टर 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ का पीरियड होता है, तो पहले ट्राइमेस्टर तक ही एमटीपी को सेफ माना जाता है।
3 मंथ तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक्स में जो MTP कराई जाती है वह डेंजरस होती है और इससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। टॉपिक 3 के बारे में बात करेंगे, दैट इज STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को वेनरल डिजीज़ भी कहा जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। एक बार नीट 2021 में पूछा था कि वेनरल डिजीज़ जो होती है वह कैसे फैलती है, तो उसने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना देकर वेनरल डिजीज़ के रूप में पूछा था। तो आपको याद रखना है कि STD को वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कुछ STDs के बारे में यदि हम बात करें तो कुछ STD में सबसे पहला मतलब कुछ STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करें तो बात करेंगे गोनोरिया के बारे में, तो निस्सेरिया गोनोरी से फैलता है। सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम से फैलता है। जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें क्लेमाइडियासिस के बारे में तो क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से फैलता है। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस से फैलता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है और हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। और ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात की जाए तो ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से फैलता है। यदि हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी और एड्स जो होते हैं इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो वैसे तो ये सारी डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, तो हेपेटाइटिस बी और एड्स भी अधिकतर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं, लेकिन इनके ट्रांसमिशन के कुछ और भी ज़रिए होते हैं, केवल सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है इनका। और भी काफ़ी सारे ट्रांसमिशन के मेथड्स होते हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी के, जैसे कि इन्फेक्शियस निडल्स की शेयरिंग से भी ये फैल सकते हैं, इन्फेक्शियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ये फैल सकते हैं, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकते हैं, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं वे मूव कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि कौन कौन सी डिजीज़ जो होती हैं वे कम्प्लीटली इनक्योरेबल होती हैं, मतलब इनक्योरेबल जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो है जेनाइटल हर्पीस, एड्स और जेनाइटल हर्पीज़, एड्स और हेपेटाइटिस बी। यदि हम बात करें जेनाइटल वार्ड्स के बारे में तो जेनाइटल वार्ड्स काफ़ी सारी किताबों में जेनाइटल वार्ड्स को भी इनक्योरेबल बताया गया है, क्योंकि जेनाइटल वार्ड्स भी वायरस से फैलता है। लेकिन यदि NCERT की बात करें तो NCERT में जेनाइटल वार्ड्स को इनक्योरेबल नहीं कहा गया है, तो NCERT में केवल जेनाइटल हर्पीज़, एड्स और हेपेटाइटिस बी ही दिए गए हैं। तो यदि ऑप्शन में जेनाइटल हर्पीज़ और जेनाइटल वार्ड्स दोनों ही दिए गए हों और पूछा जाए कि कौन सी डिजीज़ इनक्योरेबल है, तो आपको जेनाइटल हर्पीज़ पे टिक करना होगा, जेनाइटल वार्ड्स उसका सही उत्तर नहीं होगा। यदि हम बात करें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करके, क्वाइटस के दौरान कॉन्डम्स का इस्तेमाल करके या क्वाइटस से पहले कॉन्डम्स को यूज़ करके, और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा करके और सही इलाज करवा करके हम STD को ट्रीट कर सकते हैं। यदि हम STD को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं, जैसे PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उन प्रेगनेंसीज को कहा जाता है जब हमारे पास में जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो इसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बात की जाए इनफर्टिलिटी के बारे में तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 2 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी कोई कपल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, फिजिकल रीजन्स होते हैं, कॉन्जेनाइटल रीजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन्स भी होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। जैसे कि यदि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो वह पूरी तरह से साइकोलॉजिकल होता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है कंप्लीट गाइडेंस से। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इनफर्टिलिटी से बचने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई भी कपल को यानी कि बच्चा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मतलब इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है और उन टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर ART कहा जाता है। और असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्यों इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ये असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ 2 तरह की होती हैं। एक तो होता है IVF या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन।
यदि हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें ओवम और स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और इनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है बॉडी के बाहर, बिल्कुल बॉडी के जैसी कंडीशंस पर बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम को कलेक्ट करके उनका टेस्ट ट्यूब के अंदर में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करवाया, जायगोट बनाया और जायगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो का फिर ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 मेथड होते हैं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कब किया जाता है? तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र तब किया जाता है जब एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर्स ही होते हैं, मतलब एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होंगे एम्ब्रियो में तो उसका इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसका यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कब करते हैं? जब एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर या उससे कम होते हैं तो उसका फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, मोरूला स्टेज भी कहते हैं इसको। और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एम्ब्रियो में 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में, और इसको कहा जाता है मेथड ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मेथड कहा जाता है और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट के बारे में तो दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यह भी इन विट्रो मेथड होता है, अर्थात इसको भी टेस्ट ट्यूब में ही किया जाता है। ICSI को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कहते हैं। यह इन विट्रो मेथड होता है, यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है लेकिन ICSI इन विट्रो मेथड होता है। इसमें सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली ओवम में और फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस के अंदर में ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि हम इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स की बॉडी में ही। यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर होता है तो उसको इन विट्रो कहते हैं, और यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में 2 मेथड्स होते हैं, एक तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है जिसको गिफ्ट भी कहा जाता है, और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र को। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है, ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है किसी डोनर से कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में अनदर फीमेल की, मतलब कोई एक ऐसी फीमेल है जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि चाइल्ड की वो देखभाल कर सकती है, फर्टिलाइजेशन वो उसकी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी हेल्दी डोनर से गैमीट को निकाल करके ऐसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ऐसी फीमेल जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो उनके ऐसे केस में हम गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करते हैं और ये एक तरह का इन विवो मेथड है। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन मेल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या तो उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या फिर उनका स्पर्म काउंट कम होता है, तो ऐसे मेल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमन को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या फिर डोनर से और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में। यदि यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू यूट्रस को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है, और ये टेक्निक ऐसे मेल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है जिनमें बहुत ही लो स्पर्म काउंट होता है या फिर जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, अर्थात उनका पेनिस इरेक्ट नहीं करता। बात करेंगे सरोगेसी के बारे में तो सरोगेसी जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है यदि कोई कपल जो है वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, ऐसी कंडीशन अधिकतर वाइफ के इनफर्टाइल होने या फिर अनेबल और कैरी ना कर पाने के कारण ऐसी कंडीशन पैदा होती है। और सरोगेसी में क्या होता है कि सरोगेट मदर जो है उसको प्रेग्नेंट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए। मतलब क्या है कि जो कपल हैं वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, तो एक और फीमेल जो है उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसको सरोगेट मदर बनाया जाता है और सरोगेसी के द्वारा भी कई लोगों को संतति यानी कि अपने बच्चे की प्राप्ति होती है, तो इसको सरोगेसी मेथड भी कहा जाता है। लीगल एडॉप्टेशन में देखो इंडिया में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लीगली एडॉप्ट किया जा सकता है, उनकी देखभाल की जा सकती है, तो लीगल एडॉप्टेशंस भी
इस बच्चा प्राप्त करने का एक अच्छा मेथड है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। तो कुछ स्पेशल फैक्ट में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, जो सबसे पहले इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, वो दुर्गा थी। और दुर्गा का जो जन्म हुआ था वो 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था। यदि हम बात करें कि डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर, देखो फीटस के डिसऑर्डर, यदि फीटस में कोई डिसऑर्डर है तो उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है? या तो एमनियोसेंटेसिस से किया जा सकता है या फिर कोरियोनिक विल्लाई सैम्पलिंग से भी किया जा सकता है। CVS मेथड भी कहते हैं इसको। तो इससे फीटस के डिसऑर्डर्स का डिटेक्शन किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे नीट के 32 ईयर्स के PYQ को। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इन IUD या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस? तो इसका आंसर है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। और यह क्वेश्चन नीट 2019, 2016 और 2014 और 2021 में पूछा जा चुका है। बात करेंगे कि वेनरल डिजीज़ जो है वह कैसे फैलती हैं, वेनरल डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती हैं? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जाती हैं, या फिर इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी फैल सकती हैं और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू ये ट्रांसफ़र नहीं होती। वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं वह इनहेरिटेबल नहीं होती, इनकी इनहेरिटेंस नहीं होती। मैच टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2021 के पेपर में। जो वॉल्ट्स होते हैं वे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं सिर्विक्स में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस स्पर्म की फेगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं? एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीस है, जेनाइटल वार्ड है, लेकिन मलेरिया और कैंसर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। IUD के फंक्शन के बारे में बात करें तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं वे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर में, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन? तो ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनमें हार्मोन्स का रोल होता है? तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे पिल, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें हार्मोन्स का रोल होता है। विच STD डू नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? तो देखो, यदि हम एड्स के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस B के बारे में बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं होते। बाद बाकी जितने भी STDs हैं उनमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई इन्फेक्शन देखा जा सकता है। विच STD इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल? तो इनमें से कौन सा STD कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है? तो एड्स को क्योर नहीं किया जा सकता, जेनाइटल हर्पीस को और हेपेटाइटिस B को भी क्योर नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली के बारे में बात की जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो होता है वह ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और एक्स को प्रिवेंट कर देता है इम्प्लांट होने से। तो ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रिवेंटिंग एक्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ऐसे फंक्शन करता है। मेथड्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में बात करें, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस में जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दो मेथड हैं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। और दोनों में ही मोरूला स्टेज में एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है और मोरूला स्टेज में ट्रांसफ़र किया जाता है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस में किया जाता है। और ये क्वेश्चन कर्नाटका नीट 2013 में पूछा जा चुका है। यदि हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यह नीट 2017 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन जो है उसमें डिजीज़ और उसके कॉजुअल एजेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये। जैसे गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी से फैलता है, सिफिलिस ट्रिपैनोमा पैलिडम से फैलता है, जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस से फैलता है, एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं उनमें कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं। मेल हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, तो विच आर्ट इज सूटेबल? यदि कोई मेल में बहुत ही कम स्पर्म काउंट है तो कौन सा असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। इस केस में कई लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यदि मेल का स्पर्म काउंट बहुत लो है या फिर उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो ऐसे केस में NCERT में साफ साफ दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि AI का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें वासेक्टोमी की तो वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है और लेकिन वासेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकता, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। स्पर्म जो है वह एपिडिडाइमिस में तो आता है लेकिन सेमाइनल फ्लूइड में नहीं आता, क्योंकि एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस पड़ता है और वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है वासेक्टोमी में। तो स्पर्म एपिडिडाइमिस में तो आता है, टेम्पोरेरी स्टोर तो होता है एपिडिडाइमिस में, लेकिन सेमाइनल फ्लूइड में नहीं आता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स अकर्स।
तो 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाले एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किस में करते हैं? मैंने बताया था कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स वाले एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन यदि एम्ब्रियो के पास 8 से अधिक ब्लास्टोमियर है तो उसका ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्ट यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में, तो एमनियोसेंटेसिस जो है इसका जो यूज़ किया जाता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको एमनियोसेंटेसिस पढ़ाते वक्त बताया था। डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्रोमोसोमल एब्रीवेशन है, और इसके अलावा यूजुअली इसको किया जाता है 14 से 16 वीक्स में, लेकिन क्लेफ्ट प्लेट के डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि हम बात करें गिफ्ट की फुल फॉर्म के बारे में, तो गिफ्ट जो है उसको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर बाय द सीमन ऑफ इन्फेक्टेड मेल, तो इन्फेक्टेड मेल के सीमन से किसका ट्रांसफर नहीं होता है? तो देखो HIV तो STD है तो इसका ट्रांसफर होता है, हेपेटाइटिस B का भी ट्रांसफर होता है, और आपको याद रखना है कि ईबोला वायरस का भी ट्रांसफर होता है सीमन से, लेकिन चिकनगुनिया वायरस का ट्रांसफर जो है वह सीमन से नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की देखो AI को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल वेजाइना में, और यह इस्तेमाल किया जाता है उन मेल्स के लिए जिनका स्पर्म काउंट या तो बहुत कम होता है या फिर उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है। बर्थ कंट्रोल का एक लीगल मेथड क्या है? तो यदि हम किसी अप्रोप्रिएट मेडिसिन से अबॉर्शन करती है कोई फीमेल्स, तो उसको बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड माना गया है। जो पिल्स होते हैं वह किससे बने होते हैं? तो पिल्स जो होते हैं वे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बने होते हैं, लेकिन वैसोप्रेशन से नहीं बने होते। वैसोप्रेशन से पिल्स नहीं बनते हैं, ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन या फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन से बनते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का? तो वह है IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक सेफ माना जाता है? 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो आज मैंने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नोट से आपको क्लियर करवा दिया। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।